आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर 4 इज अबाउट परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अब इस चैप्टर की बेसिकली क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या वजह है परफॉर्मेंस मेजरमेंट पढ़ने की। जब हमने बात की थी कॉस्ट अकाउंटिंग की या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले कॉस्ट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड समराइज करते हैं, and then we are going to report all this information to managers. And managers के तीन पर्पस होते हैं. So managers can use this information for planning, controlling and decision making. अक्सर कंट्रोलिंग क्या होता है? Difference between actual and budgeted. वेरी गुड. कंट्रोलिंग बेसिकली मीन्स कि मैनेजर्स पहले देखते हैं कि हमने प्लान क्या किया था या हमने बजट क्या किया था, and then they are going to compare it with actual performance. Then they are going to compare it with actual performance. And purpose क्या होता है? For example, हमने प्लान किया था कि हमने 1000 यूनिट्स एक महीने में बनाने और एक्चुअल में हमने 800 यूनिट्स बनाए. So there is a difference. कितने का डिफरेंस है? 200 यूनिट्स का. And it's good or bad. अगर 1000 यूनिट्स बनाने थे और हमने 800 यूनिट्स बनाए, so it means it's a kind of bad performance. क्योंकि हमने जितने यूनिट्स बनाने का प्लान किया था या टारगेट सेट किया था, उतने यूनिट्स हम नहीं बना पाए. फिर उसके बाद क्या होगी? ऑब्वियसली हम परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे कि हमने प्लान परफॉर्मेंस क्या थी, बजटेड परफॉर्मेंस क्या थी और एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी क्या है. और दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है जैसे 200 यूनिट्स का, तो इस डिफरेंस का रीजन क्या है. फिर मैनेजर्स उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे. एंड जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके बाद फिर हम उसके बाद करेक्टिव मेजर्स लेते हैं कि दोबारा से ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये बुरा डिफरेंस आ रहा है, ये बैड परफॉर्मेंस है, तो ये दोबारा से रिपीट ना हो. तो इसके लिए हमें ऑब्वियसली सीखना है कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे की जा सकती है. अब जब परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बात होती है, तो मैंने तो आपको यहाँ पर एक डिपार्टमेंट की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एग्जांपल दी, लेकिन परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो है हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्स की कर सकते हैं. किसी भी रिसोर्स की हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर सकते हैं. हमने रॉ मटेरियल कितना यूज करना था और कितना एक्चुअल में किया, इसकी भी हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर सकते हैं. एम्प्लॉइज या लेबर की हम कर सकते हैं. मशीन की भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर सकते हैं. एक तो ये तरीका हो गया. दूसरा, सिर्फ रिसोर्सेज की नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की भी हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर सकते हैं. जैसे एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को हम कंपेयर कर सकते हैं दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कि डिपार्टमेंट ए की परफॉर्मेंस ये है और डिपार्टमेंट बी की ये है, तो किस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर थी. या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी कर सकते हैं, उसके कंपैटिटर के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं. तो डिफरेंट किस्म के पर्पसेस हो सकते हैं. सो परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसिकली कॉस्ट अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितनी एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही है उसको कलेक्ट करें, उसको रिपोर्ट करें मैनेजर को, एंड मैनेजर देन गोइंग टू कंपेयर दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द बजटेड परफॉर्मेंस. और फिर जो उन दोनों में डिफरेंस है उसको इन्वेस्टिगेट कर सके ताकि करेक्टिव मेजर्स लिए जा सके. क्लियर विद दिस इंट्रोडक्शन? Yes, sir. मुंतहा? Yes, sir. हाँ. Yes. अच्छा, इसके बाद है सेकंड टॉपिक लिस्ट. अब टॉपिक लिस्ट में दो मेजर टॉपिक्स हैं यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, ये नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स. एंड देन परफॉर्मेंस मेजर्स. अब हमने बात की है कि हमने जब भी एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमने उसको मेजर करना है. अब उसके मेजर करने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हो सकते हैं. जो सबसे बेसिक तरीका होता है उसको हम कहते हैं रेशियो एनालिसिस.
तो ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा रेशियो एनालिसिस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि आगे के भी कई पेपर्स में जाके रिपीट होगा। तो रेशियो एनालिसिस करना हम सीखेंगे। रेशियो एनालिसिस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमने 1 आवर में 1 यूनिट बनाना था, बट एक्चुअल में हमने 1 आवर में लेट्स से आधा यूनिट बनाया, हाफ यूनिट बनाया। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो एज पर बजटेड या एज पर पार नहीं थी, बल्कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कम है। सो सिंपल इज दैट, इसको हम रेशियो एनालिसिस कह सकते हैं, बजटेड वर्सेस एक्चुअल। तो ये रेशियो एनालिसिस की डिफरेंट फार्मूलाज वगैरह भी हम इसमें यूज करते हैं, बट कॉन्सेप्चुअल फार्मूलाज हैं, दीज आर नॉट काइंड ऑफ मैथमेटिकल फार्मूलाज, काफी हद तक कॉन्सेप्चुअल फार्मूलाज हैं। तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस मेजरमेंट में। तो 2 मेजर टॉपिक्स हैं यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ओके, नेक्स्ट कुछ टर्म्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है? जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन मैनेजर, तो प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि उसने उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्लान, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में करनी। तो फॉर अ प्रोडक्शन मैनेजर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होगा, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, कि ये उस मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अब उस इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्लानिंग कैसे करनी है, कंट्रोलिंग कैसे करनी है, इम्प्लीमेंटिंग कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, जो भी काम है वो सब के सब इस प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि ये प्रोडक्शन मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उसको अथॉरिटी भी दी जाएगी ताकि वो सारे प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर सके। और कल को अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी होगी या बुरी होगी, उसके लिए प्रोडक्शन मैनेजर जो है अकाउंटेबल भी होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या है? इट्स अ फंक्शन और अ डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन that is headed by a manager who has direct responsibility for its performance. The production manager will wholly and solely be responsible for the production department. So production department will be considered as a responsibility center or responsibility area of that production manager. इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है? System of accounting that segregates revenues and costs into area of personal responsibility in order to monitor and assess the performance of each part of organization. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का क्या मतलब है कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है, Selling, वेरी गुड, सेल्स डिपार्टमेंट हो सकता है, हमारे पास वेयर हाउस या स्टोर वगैरह हो सकता है, हमारे पास marketing, वेरी गुड, मार्केटिंग भी हो सकता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये डिपार्टमेंट्स हैं, और हर डिपार्टमेंट का अपना मैनेजर भी होगा। तो ये ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट विल बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। प्रोडक्शन मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा सेल्स मैनेजर, उसका जो डिपार्टमेंट होगा दैट विल बी सेल्स एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, जो स्टोर मैनेजर होगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया होगा स्टोर। अब जब एक मैनेजर को हम असाइन करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो ऑब्वियसली उस मैनेजर को सारी प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन सब कुछ करना होता है उस डिपार्टमेंट में, सारा काम उसको करना होता है, और उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लेटर ऑन जो सीनियर्स हैं वो उससे पूछ सकते हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो उससे पूछ सकते हैं कि ये परफॉर्मेंस आपके डिपार्टमेंट की कैसे थी, और वो तभी उससे पूछ सकते हैं जब उनके पास डेटा है या इंफॉर्मेशन है।
तो वो इंफॉर्मेशन उस डिपार्टमेंट की कलेक्ट करने के लिए मैनेजर को क्या करना पड़ता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। ये कोई अलग किस्म की अकाउंटिंग नहीं होती। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ ये है कि मैनेजर उस डिपार्टमेंट में जो कुछ भी कर रहा है, जो ट्रांजैक्शंस भी परफॉर्म कर रहा है, उन सबको उसने रिकॉर्ड करना है और फिर अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करना है, ताकि सीनियर्स उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकें ईयर एंड पे या महीने के एंड पे या क्वार्टर के एंड पे, कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी या बुरी थी। दैट व्हाट वी कॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। विद इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी परफॉर्म करता है अपने डिपार्टमेंट में, और कॉस्ट अकाउंटिंग भी परफॉर्म करता है, या मैनेजरियल अकाउंटिंग जिसे कहते हैं वो भी परफॉर्म करता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कोई सेपरेट अकाउंटिंग नहीं है, बट इट मीन्स कि ये अकाउंटिंग है उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जिसके लिए मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है, और उसको वो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है और सीनियर्स को रिपोर्ट करनी है। सीनियर्स को क्यों रिपोर्ट करनी है? सो सीनियर्स कैन evaluate the performance of a manager after some interval of time. This is what we call responsibility accounting. Clear with responsibility accounting? सर मैनेजर्स के पास बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड देन उसके बाद सीनियर्स एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है ये मैनेजर्स ने परफॉर्म करनी होती है। अब इन प्रैक्टिकल लाइफ मैनेजर खुद ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करता, वहां पे अकाउंटेंट्स होते हैं उस डिपार्टमेंट में, वो रिकॉर्ड करते हैं। बट मैनेजर ने उनको मेक श्योर करना होता है कि वो रिकॉर्ड करें, उनसे वो इंफॉर्मेशन ले और फिर सीनियर्स को वो रिपोर्ट करे। सीनियर्स मतलब यहाँ पर डायरेक्टर्स होते हैं, और जब हम डायरेक्टर्स का नेम ले लेते हैं, सो डायरेक्टर्स आर द टॉप मोस्ट लेवल, राइट? ठीक जी अक्सा, आप क्लियर हो? जी सर। ओके, नेक्स्ट है मैनेजर्स। अब मैनेजर क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक मुंतहा, मैनेजर क्या होता है? जो जैसे प्रोडक्शन है या सेल्स है तो उसका एक पर्टिकुलर मैनेजर है और वो सारी रिपोर्ट लेकर अपने सीनियर को दे और वो सारा रिकॉर्ड करके मतलब सही तरीके से रिकॉर्ड करके उनको दे। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हो गई ना, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई मैनेजर की। बट मैनेजर को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, कौन होता है मैनेजर? आई थिंक जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आगे कमांड पास करे। वेरी गुड। अक्सर, व्हाट डू यू थिंक? सर जो कंट्रोल करे, डिसीजन मेकिंग करे। वेरी गुड, प्लानिंग कंट्रोलिंग डिसीजन मेकिंग करे। मैनेजर हम कह सकते हैं मैनेजर इज अ पर्सन, ऑब्वियसली पर्सन ही होगा, मशीन तो नहीं होगा। सो मैनेजर इज अ पर्सन हु मैनेजेस the function or a department. Simple is that. मैनेजर वो बंदा होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने कोई किसी फंक्शन को या किसी डिपार्टमेंट को मैनेज करना होता है। कैसे मैनेज करता है? जैसे अक्सा ने पॉइंट आउट किया, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कम्युनिकेशन एंड सो ऑन। अच्छा, मैनेजर के बाद है मैनेजर रिसोर्सेज। अब जब हम मैनेजर को उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया असाइन करते हैं, तो उसके बाद ऑब्वियसली मैनेजर्स ने प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग करनी होती है, और जब प्लान करते हैं उन प्लान को इम्प्लीमेंट भी करना होता है। उन सब के लिए मैनेजर्स को रिसोर्सेज की भी जरूरत होती है। तो फिर हम सिर्फ मैनेजर को अथॉरिटी नहीं देते कि ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है, बल्कि जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर असाइन करते हैं, तो वहां पर मैनेजर की हम उसको कुछ रिसोर्सेज भी अवेलेबल करते हैं, उसको कुछ रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। अब मैनेजर को कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेस टू फाइनेंस। अगर उसने रॉ मटेरियल बाय करना है तो उसको पैसे चाहिए उसके लिए। प्रोडक्शन मैनेजर कभी भी प्रोडक्शन नहीं कर सकता अगर रॉ मटेरियल ना हो, तो उसके लिए फाइनेंस की जरूरत होगी। रॉ मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, स्पेयर मशीन कैपेसिटी उसको प्रोवाइड करते हैं, लेबर प्रोवाइड करते हैं। दीज आर जस्ट द एग्जांपल्स। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में हर मैनेजर के रिसोर्सेज डिफरेंट हो सकते हैं, बट दिस इज अ कॉमन एग्जांपल। ये हमने प्रोडक्शन मैनेजर के लिए एग्जांपल लिए कि जब प्रोडक्शन मैनेजर को हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर असाइन करेंगे, तो उसको हम इस तरह के कुछ टिपिकल रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। क्लियर विद दिस थिंग? यस सर।
यस सर।